नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश, दुनिया, राजनीति, समाज और आपके लिए जरूरी हर खबर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने जारी की अंतिम मतदाता सूची। पहले ड्राफ्ट में हटे थे 65 लाख नाम। अब सबकी नजरें चुनाव की तारीखों पर। त्रिसेवा संगोष्ठी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर संचालन की बताई अहमियत। का भारत की सेनाएं विश्व में सर्वश्रेष्ठ। ऑपरेशन सिंदूर में एयर डिफेंस की भूमिका को बताया बेमिसाल। नहीं रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा। 94 साल की उम्र में हुआ निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने जताया शोक। गाजा में जंग रोकने को तैयार इजरायल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की शांति योजना की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई नेताओं ने किया स्वागत। मॉनसून का मौसम समाप्त। देश में सामान्य से 8% अधिक वर्षा की गई दर्ज। एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सांसद हेमा मालिनी की अगुवाई वाली एनडीए का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज तमिलनाडु के करूर जांच के लिए पहुंच गया। समिति ने घटनास्थल पर जाकर भगदड़ की परिस्थितियों की जानकारी ली और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात भी की। एनडीए नेताओं के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उस स्थल का निरीक्षण किया जहां 27 सितंबर को टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय के एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में नेताओं ने कुछ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। पैनल के सदस्यों ने भगदड़ में घायल हुए और इलाज करा रहे लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने करूर सरकारी अस्पताल का दौरा किया। पैनल की प्रमुख और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि प्रशासन को सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन वो अभिनेता और राजनेता विजय की रैली का सही तरीके से संचालन सुनिश्चित करने में विफल रहे। We came to the hospital here to see the injured people also, and then they are better. They are recovering better and better. But it is very sad to see that 41 people died. Out of that, about 17 women died, and then small children also. What was administration doing? What was police department doing? What was organizers doing? There are a lot of question mark on all of them. The ruling party and the officials must answer this. इस बीच करूर भगदड़ के मामले में गिरफ्तार टीवीके के 2 पदाधिकारियों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने कुछ वीडियो जारी किए हैं जिनमें करूर में टीवीके कार्यकर्ता अवरोधक हटाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि पुलिस ने टीवी के प्रमुख विजय से भारी भीड़ के चलते आयोजन स्थल से 50 मीटर पहले रुकने को कहा था, लेकिन आयोजकों ने बात नहीं मानी। वहीं अभिनेता विजय ने पहला वीडियो बयान जारी किया है और इस घटना से उनका दिल दर्द से भर गया है, ये बयान दिया है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई को बदले की राजनीति करार दिया है। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का 94 वर्ष की आयु में दिल्ली एम्स में निधन हो गया। उनके जाने से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष सहित अनेक प्रमुख नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवंगत बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा के अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक जीवन में विजय कुमार मल्होत्रा के योगदान को याद किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्हें याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से भेंट कर शोक व्यक्त किया। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संदेश में कहा कि अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन और जनसेवा में सक्रियता के लिए विजय कुमार मल्होत्रा हमेशा याद किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय कुमार मल्होत्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राजनीति में आए और दिल्ली बीजेपी को बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर बुधवार को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। दिल्ली से 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे विजय कुमार मल्होत्रा ने 1999 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार मनमोहन सिंह को हराया था। मजे हुए राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ भाजपा के अनुभवी नेता विजय कुमार मल्होत्रा काबिल खेल प्रशासक भी थे और उन्हें तीरंदाजी को देश के शीर्ष खेलों में शामिल कराने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। एक स्वच्छ और गैर टकरावपूर्ण प्रशासक के रूप में जाने जाने वाले विजय कुमार मल्होत्रा ने आईओए को उस कठिन समय में मार्गदर्शन दिया जब देश की खेल छवि 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के घोटालों से प्रभावित हुई थी। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी कर इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है। राज्य में एसआईआर से पहले मतदाताओं की कुल संख्या 7.89 करोड़ थी। हालांकि अंतिम आंकड़ा बीते 1 अगस्त को जारी मसौदा सूची में दर्ज 7.24 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें मृत्यु, प्रवास और मतदाताओं के नाम के दोहराव सहित विभिन्न कारणों से मूल सूची से 65 लाख मतदाताओं को हटा दिया गया था। आयोग ने कहा है कि संभावित मतदाताओं द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों और पार्टियों और व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों के 1 महीने तक चले मूल्यांकन के बाद मसौदा सूची से 3.66 लाख मतदाताओं को हटाया गया है, जबकि 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े भी गए हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरक सूचियां प्रकाशित होने के बाद अंतिम आंकड़े में थोड़ा बदलाव हो सकता है। कोई भी मतदाता दिए गए लिंक के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है। दरअसल बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट देखने के लिए आप निर्वाचन आयोग की ओर से जारी लिंक पर क्लिक करके अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में हमारी तीनों सेनाओं, थल सेना,
नौसेना और वायुसेना का मिलकर काम करना अब बेहद आवश्यक हो गया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि आज के समय में जो खतरे हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं, इसलिए हमारी सेनाओं को मिलकर और एकजुट होकर काम करना होगा ताकि देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का मकसद थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच अच्छा तालमेल और एकता को बढ़ाना है। हमारी सेनाएं दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से मानी जाती हैं और उनकी बहादुरी और अच्छे कामों की तारीफ पूरी दुनिया करती है। हम तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस तथा इंटीग्रेशन को जितना भी बढ़ावा दे सकते हैं हमें बढ़ावा देना चाहिए। और हमारी सेनाएं न सिर्फ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती हैं, बल्कि उनके वैल्यूज और उनकी अप्रोच की भी दुनिया में सराहना होती है। और हमारी यह सर्विस की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है और परंपरा के साथ मैं यह मानता हूं कि हमारी यह पहचान भी रही है। साथ ही दशकों के अनुभव से उनकी ऑपरेशनल टेक्निक्स, टैक्टिक्स और प्रोसीजर्स भी डेवलप हुई हैं। हमारी सेनाओं का यह जो अनुभव है वह देश की अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में हुए ऑपरेशंस और उसके लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों से ही आया है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि मेरी जानकारी के अनुसार जो वैल्यूज, जो एक्सपीरियंस हमारी सेनाओं में समय समय के साथ ट्रांसफर होते गए, वो धीरे धीरे किसी एक ही पर्टिकुलर सर्विस के पार्ट बनकर रह गए। जहां तक मैं जानता हूं किसी दूसरी सेना के अंग को उस एक्सपीरियंस का उतना फायदा शायद नहीं मिला जितना कि मिल सकता था। साथियों, ऐसे समय में कोई भी सर्विस यह सोचकर अलग थलग नहीं रह सकती कि अपने डोमेन में वो अकेले ही सब संभाल लेगी। निश्चित रूप से हमारी हर सर्विस के पास यह कैपेबिलिटी है कि वह अगर चाहे तो अकेले किसी भी चुनौती का सामना भी कर सकती है। लेकिन आज के दौर में जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, उसमें बेहतर विकल्प यही है कि हम इन सारी चुनौतियों का मिलजुल कर मुकाबला करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ये दिखाती है कि जब हमारी सेनाएं मिलकर काम करती हैं तो उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। इस ऑपरेशन में भारत ने अपने एयर डिफेंस में जबरदस्त एकता दिखाई जो बहुत असरदार साबित हुई। यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। साथियों, इन ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस में ज्वाइंटनेस का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया जो डिसाइसिव साबित हुआ। इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS, जिसको इंडियन आर्मी के आकाश तीर और इंडियन नेवी के त्रिगुण के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया, और मैं मानता हूं इस सफलता का यह आधार था। और इन सिस्टम्स की ट्राई सर्विस सिनर्जी ने एक यूनिफाइड और रियल टाइम ऑपरेशनल पिक्चर क्रिएट की, जिससे कमांडर्स को तुरंत सही समय में और सही फैसले लेने की एक शक्ति मिली, एक ताकत मिली। इसमें IACCS ने आकाश तीर और त्रिगुण के साथ मिलकर बैक बोन की तरह काम किया और कमांड एंड कंट्रोल को एक नए स्तर तक वो ले गया। इनके माध्यम से सिर्फ सिचुएशनल अवेयरनेस ही नहीं बढ़ी, बल्कि फ्रैक्टिसाइड का जोखिम भी बहुत कम हुआ, जिससे हर एक्शन एक्यूरेट और इफेक्टिव बना। और यही है असली ज्वाइंटनेस, जहां हमारी तीनों सर्विसेज एक साथ आकर यूनिटी और क्लैरिटी के साथ डिसाइसिव आउटकम्स को अचीव करती हैं। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव ने आज दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव भी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को दोनों मंत्रालयों की प्रमुख पहलों, उपलब्धियों और कार्यप्रणाली से अवगत करवाया गया। चर्चा में राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को समर्थन देने के उद्देश्य से दोनों मंत्रालयों के प्रमुख कार्यक्रमों और चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। और अब एक नजर देश और दुनिया की कुछ और बड़ी अपडेट्स पर। आज महाअष्टमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। कालीबाड़ी मंदिर परिसर बंगाली समुदाय का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है और नवरात्रि के दौरान यहां भव्य पंडाल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। शताब्दी समारोह में संघ की विरासत, उसके सांस्कृतिक योगदान और देश की एकता में उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रति इसके योगदान को दर्शाने वाला एक विशेष रूप से तैयार किया गया स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने भविष्य में परमाणु हथियारों से उत्पन्न होने वाले जैविक खतरों और रेडियो एक्टिव पदार्थों और रेडियो तरंगों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए रक्षा तैयारियों का आह्वान किया। दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा के 100वें स्थापना दिवस पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कोविड महामारी के बाद जैविक खतरों की संभावना बढ़ गई है। The world has been through a period of intense travails and tribulations during the COVID pandemic. In my view, biothreats, whether they are man-made, could be accidental, or they are natural, they are likely to increase in future. Defense against such threats and treatment of infected persons requires different treatment protocols. We must be prepared for this in future. Post Operation Sindoor, our Honorable Prime Minister has said that India will not be deterred by nuclear blackmail. While the possibility of use of nuclear weapons in our context is very, very low, but it would be prudent to take this into a security calculus. Radiological contamination requires different protocols for treatment and must be part of our training. Preparedness against nuclear threat contributes toward deterrence against its use, and I think that's important. The next thing which I want to emphasize upon is about data protection. Indian DNA is unique. Our immune system reacts differently to different environment or infections. At the macro level, individual medical data protection is equally important and includes case histories, reports, and medical health records. Operational data like casualty figures, deployment related to health patterns, evacuation plans also need to be secured from leakages. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप के क्लेनमंड में आयोजित होने वाले 11वें G20 संसदीय पीठासीन अधिकारियों के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 1 से 3 अक्टूबर तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन के दौरान हरिवंश वैश्विक सहयोग और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने वाले प्रमुख विचार विमर्शों में हिस्सा लेंगे। एडीबी ने कहा है कि पहली तिमाही में 7.8% की मजबूत वृद्धि के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि भारतीय निर्यात पर अमेरिकी शुल्क का प्रभाव विशेष रूप से दूसरी छमाही की संभावना को कम करेगा। इसमें साथ ये कहा गया है कि कर राजस्व वृद्धि में कमी के कारण राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% के बजट अनुमान से अधिक रहने की संभावना है। केंद्र सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया है। निर्यातकों को राहत देने के लिए लाई गई ये योजना 30 सितंबर 2025 को समाप्त होने वाली थी। वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दायर मुकदमे को निपटाने के लिए करीब $2.4 करोड़ चुकाने पर सहमति जताई है। ये मुकदमा 6 जनवरी 2021 में अमेरिका के कैपिटल हिल में हुए दंगे के बाद किया गया था, जिसमें यूट्यूब ने राष्ट्रपति ट्रंप का अकाउंट निलंबित कर दिया था।
4 महीने का मानसून का मौसम मंगलवार को समाप्त हो गया। इस दौरान देश में सामान्य से 8% अधिक बारिश दर्ज की गई। ये जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दी है। IMD प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि देश में मानसून का मौसम बहुत सफल रहा। हालांकि इस दौरान बादल फटने, भूस्खलन जैसी कई आपदाएं भी सामने आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर भेंट किया और PBG डाक टिकट और प्रथम दिवस कवर जारी किया। राष्ट्रपति PBG यानी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड भारतीय सेना की सबसे पुरानी और वरिष्ठ घुड़सवार सेना रेजिमेंट है। इसके गठन को 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। PBG भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा और औपचारिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। इसे 1950 में स्थापित किया गया था। इस विशेष अवसर पर राष्ट्रपति ने PBG की तारीफ की। हम सभी को PBG पर गर्व है। मैं PBG को उनकी प्रोफेशनल एक्सेलेंस तथा उत्कृष्ट सैन्य परंपरा का पालन करने के लिए बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि सभी अंगरक्षक इस बात को समझते हैं कि आपको दिए गए इस सम्मान के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। मैं आशा करती हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी और भी अधिक उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ निभाएंगे। आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में माउंटेड परेड और घुड़सवारी कौशल के अद्भुत प्रदर्शन के लिए मैं PBG के सभी अधिकारियों और अंगरक्षकों की सराहना करती हूं। और अब नजर डालते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी प्रमुख खबरों पर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ज्ञापन दिया जिसमें केंद्र सरकार से पूर्वोदय योजना के तहत राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया। केरल मंत्रिमंडल ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यावरण, सामाजिक और संचालन नीति को मंजूरी दे दी है। ESG नीति इस आकलन के आधार पर तैयार की गई है कि पर्यावरण के अनुकूल और अपेक्षाकृत कम प्रदूषण वाले उद्योग राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयुक्त हों। लेह में कर्फ्यू में ढील के बाद लोग किराने का सामान, कपड़े और अपनी ज़रूरतों की अन्य चीज़ें खरीदने के लिए बाजार में उमड़ पड़े। 24 सितंबर को ही हिंसा के बाद से कर्फ्यू लगातार छठे दिन भी जारी है। उत्तर रेलवे ने 2 अक्टूबर से जम्मू स्टेशन से लंबी दूरी की 8 रेलगाड़ियों को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। अगस्त में आई मूसलाधार बारिश और बाढ़ से रेलवे ट्रैक को हुए नुकसान की मरम्मत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल जिले में 36.50 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने बिहामा में 6 प्रमुख खेल अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाअष्टमी के अवसर पर पाटन देवी मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके बाद बिहार की सियासत में सरगर्मी तेज हो गई है। दिल्ली में कई दिनों से जारी गर्मी के बीच मौसम अचानक बदल गया। शहर के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के कारण कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन गई, जिससे लोगों को यातायात में दिक्कत का सामना करना पड़ा। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रस्तावित योजना जारी की है, जिसका मकसद गाजा में चल रहे इजराइल और हमास के बीच युद्ध को खत्म करना है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के बाद इस योजना का समर्थन किया है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि हमास इस योजना को मानने वाला है या नहीं। इस शांति योजना के तहत गाजा एक गैर
कट्टरपंथी आतंक मुक्त क्षेत्र होगा और अपने पड़ोसियों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। गाजा के लोगों के लाभ के लिए इसका पुनर्विकास किया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो गाजा में युद्ध विराम की योजना पर सहमत है, लेकिन ये साफ नहीं है कि हमास इन शर्तों को स्वीकार करेगा या नहीं। योजना के तहत गाजा में युद्ध के बाद शासन के लिए एक अस्थायी बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसके अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप होंगे। इस बोर्ड में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। इस योजना के अनुसार अगर दोनों पक्ष इसे स्वीकार करते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि इजराइल द्वारा योजना स्वीकार किए जाने के 72 घंटों के भीतर सभी शेष बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। शर्तें तय होने के बाद चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना को गाजा से बाहर बुलाया जाएगा। So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, including Iran, trade, the expansion of the Abraham Accords, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East. And let's call it eternal peace in the Middle East. So this is far more than anybody expected, but the level of support that I've had from the nations in the Middle East and surrounding Israel and neighbors of Israel has been incredible, incredible. Every single one of them. This afternoon, after extensive consultation with our friends and partners throughout the region, I'm formally releasing our principles for peace, which people have really liked, I must say. And these are done not just routinely done, these are done with total consideration and working with the nations that we're talking about. All of these nations have made contributions to those suggestions. I believe that today we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East. And I think beyond the Middle East, in very important Muslim countries. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. आज की खबर में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की परेड की विशेष झलकियों के साथ। आप देखिए ये झलकियां। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।